अभी हम लोग फुल स्पीड में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम लोग स्टडी करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम में दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं, राइट। इकोसिस्टम में दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं, एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है? बायोटिक फैक्टर मतलब जिंदा फैक्टर, जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसमें प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया, वो सारे के सारे आ जाएंगे इन दी बायोटिक फैक्टर्स। फिर बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की। तो एबायोटिक फैक्टर्स में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो कोई लिविंग नहीं है, ये सब में आ जाएगा एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक फैक्टर्स, दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर्स। एंड जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब बनाते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन आता है 1 मार्कर क्वेश्चन हमेशा इन योर एग्जाम्स, तो ये करके जाना अगर आपको ये चैप्टर यूनिट टेस्ट में है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम आ सकता है एग्जाम में। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद ईच अदर, ठीक है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड उनका इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, राइट। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दीज आर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब एबायोटिक एंड बायोटिक एक साथ आए, इंटरैक्शन दिखाए, उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट आर कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स यानी क्या? नाम से समझिए, प्रोड्यूस करने वाला। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो खुद का खाना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर यानी क्या? जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका नाम होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अंडरस्टूड? तो प्रोड्यूसर्स यानी क्या? प्रोड्यूसर्स यानी जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर ले, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे बच्चों? एवरीवन, plants, right? Green plants because they have chlorophyll inside them, इसलिए these are producers। अब next होते हैं consumers। तो consumers यानी क्या? consumers there are different types। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड लास्ट में एपेक्स कंज्यूमर। कंज्यूमर्स हमेशा डिफरेंट लेवल्स में आते हैं। तो सबसे पहला रहता है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी क्या? अगर मैं कोई भी फूड चेन आपके सामने रखूं, ठीक है, ये वाला जो पूरा स्लाइड है, ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, तो ये आप लोग जरा भी लाइटली मत लेना। ये पूरा का पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है और ये पूरा आपको आना चाहिए, वर्ड टू वर्ड आना चाहिए पूरा स्लाइड। अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है ये वाला एक फूड चेन में, जिसमें स्टार्ट हो रहा है विद द प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सनलाइट से। तो सनलाइट से वो अपना एनर्जी ले रहे हैं और अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे हैं। सो दीज आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उनका सबसे पहला ट्रोफिक लेवल। फिर नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल आएगा प्राइमरी कंज्यूमर का, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड ट्रोफिक लेवल। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल रहेगा उसमें प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। नहीं, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल में तो कंज्यूमर्स थोड़ी आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे ना। प्रोड्यूसर्स आएंगे यानी प्लांट्स आएंगे। फिर ये प्लांट्स को खाने वाला दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में टर्शरी कंज्यूमर एंड लास्ट में एपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। तो सबसे पहले आ गए प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर। फिर प्रोड्यूसर के बाद में क्या आएंगे? ग्रासहॉपर यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ग्रासहॉपर क्या है? एक प्राइमरी कंज्यूमर है। तो ग्रासहॉपर को खाने वाला कौन? खाने वाला इज फ्रॉग। तो फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। ये आपको डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि डैश इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। तो डैश इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आप लोग क्या लिखोगे? फ्रॉग, राइट। तो फ्रॉग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर लास्ट में आएगा स्नेक। तो स्नेक इज अ टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर में दैट विल बी द फोर्थ ट्रोफिक लेवल, क्योंकि फर्स्ट आ गया प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर और लास्ट में एपेक्स कंज्यूमर। तो एपेक्स कंज्यूमर सबसे टॉप लेवल का जो रहेगा दैट विल बी हॉक, राइट। हॉक या ईगल, ये सारे होंगे लास्ट के जो एपेक्स कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो एपेक्स कंज्यूमर एकदम ऊपर रहेगा। फिर ये एपेक्स कंज्यूमर को कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे के सारे आएंगे। और टर्शरी कंज्यूमर हो या एपेक्स कंज्यूमर हो या कोई भी कंज्यूमर हो, उसको खा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एपेक्स कंज्यूमर को खाने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसको खाने वाला जब वो मर जाएगा दैट विल बी फंगस या कुछ बैक्टीरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स,
ठीक है। और ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला चीज आ सकता है, सो यू शुड नो कि कौन सा क्या होगा। जैसे कि मतलब सिंपल कि यहाँ पे ए बायोटिक, इसमें बायोटिक आएगा, ठीक है। तो ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहेगा और किसी का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहेगा। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब खुद खाना नहीं बना रहे हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है, एक प्रोड्यूसर्स होता है और एक कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर मतलब खुद खाना बनाने वाले, कंज्यूमर मतलब वो लोग खुद से खाना नहीं बना रहे, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर खाना, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर होता है और दूसरा होता है कंज्यूमर। तीन तरीके के हम लोगों ने मतलब 4 तरीके के कंज्यूमर देखे, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कौन कौन से 4 तरीके के कंज्यूमर्स है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। चलिए, 4 तरीके के हम लोगों ने कंज्यूमर्स देखे, एवरीवन विल रिपीट इन द चैट बॉक्स। 4 तरीके के कंज्यूमर्स देखे, 4 तरीके के कंज्यूमर्स देखे, बहुत ही बढ़िया। 4 तरीके के कंज्यूमर्स जो है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड लास्ट में एपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, तो 4 तरीके के कंज्यूमर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एपेक्स कंज्यूमर। ये हमेशा याद रखना है। अब आप लोगों को मैंने ये पूछा है कि एनवायरमेंट क्या होता है, तो व्हाट इज एनवायरमेंट, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट इज अराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी उसी का स्टडी है। अगर आप एनवायरमेंट को स्टडी कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, राइट। तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट में क्या डिफरेंस है, एनवायरमेंट के बारे में आप स्टडी करोगे तो उसका नाम हो जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखो, इसलिए आप लोग फटाफट नोट डाउन कर सको, नहीं तो आप लिख तो नहीं सकते हो, राइट। लेक्चर्स के बीच में आप लिख तो नहीं पाओगे, बहुत स्पीड से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक रेडी रखो जिससे आप लोग डेफिनेशन एटलीस्ट मार्क कर सको। तो इकोलॉजी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इकोसिस्टम का जैसा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे इकोलॉजी का डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजी मतलब क्या, इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। तो एक तरीके का फैक्टर होता है नेचुरल फैक्टर, दूसरे होते हैं मैनमेड फैक्टर्स। ठीक है, अभी जो हम लोग का एनवायरनमेंट है वो 2 तरीके से नुकसान हो रहा है ना। एक तो नेचुरल नुकसान है, मतलब उसमें हम लोग का कोई गलती नहीं है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया या बाढ़ आ गई या सुनामी आ गया। ठीक है, तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल कैलामिटीज है जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। पर दूसरे होते हैं मैनमेड। मैनमेड में क्या होता है, हम लोग का ही नुकसान, मतलब हम लोग के वजह से ही हुआ है, दैट इज आर्टिफिशियल फैक्टर्स या मैनमेड फैक्टर्स। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जो झाड़ काट रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक रोड या वी वांट टू मेक मॉल्स या वी वांट टू मेक सम अदर बिल्डिंग, तो ये सब चीजों से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इज डिफॉरेस्टेशन। अभी तो फॉरेस्ट तो बहुत ये हो गया, निचला लेवल हो गया, अभी डायरेक्ट माउंटेन तोड़े जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, माउंटेन तोड़े जा रहे हैं बिकॉज अभी माउंटेन जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, लाइक आई एम सीइंग ऑन अ डे टू डे लाइफ के कितने माउंटेन्स गायब हो रहे हैं अचानक से, वो भी अचानक से पूरा का पूरा पहाड़ गायब हो रहा है। क्यों पहाड़ गायब हो रहा है, बिकॉज वहां पे बिल्डिंग बन रही है। तो ये सब चीज जो हो रही है उसमें हम लोग का ही नुकसान है और हम लोग के वजह से ही नुकसान हो रहा है। अभी तो वो जो कोस्टल रोड है, कोस्टल रोड भी क्या हुआ है, वो वहां पे समुंदर था, राइट, वो समुंदर के बीचों बीच रोड बनाया है। तो हम लोग अभी ये सब नेचुरल चीज को हैम्पर करके अपना चीज बना रहे हैं। दीज ऑल आर मैनमेड फैक्टर्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज नई नई बना रहे हैं, जिससे जितनी इंडस्ट्रीज आप बनाओगे उतना ही धुआं निकलेगा, उतना ही गंदा पानी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें से वो जो डाई वाला गंदा पानी, केमिकल वाला पानी निकलेगा। फिर कोई चीज बना रहे तो उसमें धुआं निकलेगा, काला काला धुआं निकलेगा। तो वो सबसे पोल्यूशन तो हो ही रहा है, राइट, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब चीज हो रही है। फिर अर्बनाइजेशन, जिससे हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अभी जो लेदर और वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो लोग लेदर बैग्स लाखों का करोड़ों का जो सेल करते हैं, वो सब नेचुरल लेदर पाने के लिए
हंटिंग किया जाता है एनिमल्स का, राइट, एनिमल स्किन निकाला जाता है, तो ये सब चीज भी बहुत गंदी होती है। तो अर्थ, ये महात्मा गांधी ने बोला था कि अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवनस नीड बट नॉट द ग्रीड। हम लोग को लालची नहीं होना चाहिए, हम लोग को जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, पर ज्यादा ज्यादा एकदम ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फैंसी रोड बनाना है, हमको फैंसी मॉल्स चाहिए, ये सब हम लोग को डिमांड नहीं करना चाहिए। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कौन कौन से पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, ये सब बेसिक मतलब मेजर पोल्यूशन है। अब जो पोल्यूशन है पर हम लोग ज्यादा उसको भाव नहीं देते हैं, दैट इज लाइट पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, फिर इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, ये सबको भाव नहीं मिलता है पर ये भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब एग्जाम में आपको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के ऊपर पूछा गया है पास्ट ईयर पेपर्स में कि राइट अ नोट ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। आई गेस मतलब रिसेंट ईयर्स में ही है, 2024 के 23 में पूछा था कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पोल्यूशन, द पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल सोर्सेस and are due to natural processes is called as natural pollution. Next होता है artificial pollution. तो pollution that is caused due to human activities, इसे हम कहते हैं artificial pollution. ये तो मतलब easy definitions है, इसको मार्क कर लीजिए कि अगर आपको पूछे what is natural pollution, तो natural sources से हो रहा है वो pollution को natural pollution। अगर कोई man-made factor से pollution हो रहा है तो इसे हम कहेंगे man-made pollution. Example, population explosion, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ये सबसे होता है मैनमेड पोल्यूशन। फिर बात करेंगे हम लोग जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के ऊपर नोट लिखो। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग 2 कॉजेज, एक होता है नेचुरल रेडिएशन, एक होता है मैनमेड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। रेडिएशन समझते हो ना, रेडिएशन मतलब जो हार्मफुल रेज निकलते हैं ना, इसे हम कहते हैं रेडिएशन। अभी हम लोग जो सोते वक्त मोबाइल फोन ऐसे दिमाग के यहाँ पर मतलब ऐसे बाजू में रखते हैं, पिल्लो के यहाँ पर, तकिए के यहाँ पर रखते हैं, उससे क्या होता है, पूरी रात जो 8 घंटा आप सो रहे हो, पूरा हम लोग के दिमाग में जाता है वो रेडिएशन, जिससे लॉन्ग टर्म अगर आप डेली ऐसे ही कर रहे हो, तकिए के बाजू में फोन रख के सोते हो, तो पूरा का पूरा ब्रेन अफेक्ट होता है। सिर्फ ब्रेन नहीं, हम लोग के सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को ये भी एडवाइस किया जाता है कभी भी पॉकेट में नहीं रखना चाहिए फोन, जितना आप लोग ऐसे हाथ में पकड़ सको पकड़ो, पर पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उससे भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उससे भी आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। इवन लैपटॉप से रेडिएशन निकलते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो सबसे रेडिएशंस निकलते हैं। तो रेडिएशन से क्या क्या होता है, मेजर जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने देखा है, ये 3 टाइप के इंसिडेंट्स हुए जिससे काफी ज्यादा लेवल पे रेडिएशन से नुकसान पहुंचा है और मौत भी हुई है लोगों की, जैसे कि एक्सरे रेडिएशन, और ये सब एटॉमिक, जब भी बॉम्ब बनाते हैं या कुछ भी होता है ना, तो बॉम्ब से ये सब रेडिएशंस निकलते हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देते हैं। फिर जो नेचुरल रेडिएशन मतलब सन से निकलने वाला, जो लोग पूरे पूरे दिन सन में रहते हैं तो उससे भी यूवी रेडिएशंस आते हैं, तो उससे भी हम लोग का DNA म्यूटेशन हो सकता है और फिर कैंसर भी हो सकता है। तो रेडिएशन हमेशा, अगर ज्यादा रेडिएशन के सामने रहोगे तो नुकसान ही होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, कैंसर पहुंचता है, सबसे पहला मेन मुद्दा ही आता है कि इससे आपको कैंसर होता है। फिर वो अगर आप धूप में भी ज्यादा रहो तो भी यूवी रेडिएशन जाकर कैंसर हो सकता है, या अगर आप कोई आर्टिफिशियल ऐसे मीन्स है जैसे कि ज्यादातर की इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप हो तो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो बस ज्यादा हमको रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं रहना है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज धीरे धीरे मतलब खत्म होने लगते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सब रेडिएशन डालोगे तो ब्रेन उसमें ट्यूमर आ सकता है या कोई बॉडी पार्ट में ट्यूमर आ सकता है। फिर चेंज इन द जीन्स, जेनेटिक पूरा DNA में ही चेंज हो जाता है जिससे म्यूटेशन कॉज होता है। एंड हम लोग का आईसाइट यानी देखने का जो विजन है वो भी एकदम वीक हो जाता है। तो ये सब को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सब को अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो इतना सारा पोल्यूशन हुआ है तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वी शुड टेक सम स्टेप्स जिससे हम बचा सके
राइट, हम लोग को पर्यावरण को बचाना है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दैट यू कैन डू। तो इसमें नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे 3 मार्क का सवाल आ सकता है। सो दिस होल चार्ट इज इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 3 मार्क्स का सवाल आएगा तो 6 पॉइंट लिख के आने हैं। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन वाटर रख सकते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन को थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल ला सके, राइट। एयर पोल्यूशन रोक सकते हैं, इंडस्ट्रीज का जो भी प्रोडक्शन है उसको थोड़ा हम लोग रोक टोक कर सकते हैं। फिर ये जो भी रिसोर्सेज है हम लोग के पास, ठीक है, उसको हम लोग धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो पानी तो 24 घंटा आ रहा है तो चलो 24 घंटा हम लोग नल खुला रखेंगे, ऐसा सब हमें नहीं करना चाहिए। इवन इलेक्ट्रिसिटी जब भी यूज में नहीं आता तो उसको बंद करना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं दैट वी शुड फॉलो ऑन अवर डे टू डे लाइफ, राइट। फिर हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, तो इसमें यूनेप करके था, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है इसके रिलेटेड बात करने के लिए कि हम लोग एनवायरमेंट में कैसे और सुधार ला सकते हैं। फिर देयर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसका साल याद रखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का साल याद रखना। ईयर पूछते एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट भूल ही नहीं सकते हम लोग, 1986 याद रहेगा, 1986 एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, और उसी के 6 साल पहले हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, दैट इज 1980। ओके, ये याद रहेगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। अभी ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का सवाल आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको पूछा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बेसिस पे कौन सा क्लॉज कौन से लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैथ द फॉलोइंग में भी आया हुआ है, इसमें आपको क्लॉज बी का पूछा था मैथ द फॉलोइंग में कि क्लॉज 49B, मतलब ये तीनों ऐसे है, 49A, 49B एंड 49C। 49B किसके लिए है, तो 49B उसके लिए है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैन्ड। जो भी वाइल्ड एनिमल्स के स्किन से जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे उसको बैन करना चाहिए। 49A जो है, इससे ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। तो याद रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, याद करिए, अभी मेरे साथ याद करिए। 49A में क्या होता है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वर्ड आया तो 49A। 49B में क्या है कि जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एनिमल स्किन से, उसको बैन करना है। एंड 49C किसके लिए है, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफिकेंट्स मेड फ्रॉम द रेयर एनिमल्स। जो भी स्टॉक बनाया गया है उसको भी आप बंद कर दो, वो बनना ही नहीं चाहिए। ये सब लेदर बैग्स हो गया या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल कोई भी जूता बना दिया, इसका स्टॉक रखना ही नहीं है, दैट इज 49C। तो सबसे पहला 49A, उसमें ट्रेडिंग ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ट्रेडिंग ही नहीं होना चाहिए कि ये एकदम एग्जॉटिक स्पीशीज है, ये मार्केट में नहीं मिल रहा पर मैं छुप छुप के आपको एनिमल दे दूंगा, ऐसा सब नहीं चलना चाहिए। तो 49A। 49B, ट्रेडिंग के बाद में क्या होता है, ट्रेडिंग के बाद में उस चीज को बनाई जाती है स्किन को यूज करके, तो ये 49B। एंड तीसरा, स्टॉक बनाना नहीं चाहिए, दिस इज द लाइक लास्ट थिंग दैट वी कैन डू, तो 49C। अब और जो भी पोल्यूशन है, जैसे कि ई वेस्ट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो नहीं काम करते तो क्या करते हैं, मतलब ठीक है सेकेंड हैंड देने का कोशिश करते हैं, पर अभी सेकेंड हैंड भी अगर नहीं हो रहा है, एकदम उसका जान ही खत्म हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फेंक देंगे, राइट। अभी ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या फोन्स, टैबलेट्स, ठीक है, मैकबुक, जो भी चीजें हैं वो सब ऐसे ही कूड़ेदान में फेंकी जाती है। आप कभी जाओ डंपिंग ग्राउंड में, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन, अगर नहीं जा सकते हो तो यूट्यूब में सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एक यूट्यूबर भी है जो बनाता है वो सब, मैंने से बीच में एक वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी शायद, लाइक आई एम 100% श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा। वो ना हर एक सेलिब्रिटी के घर के बाहर जाता है, उसके कूड़े में देखता है कि आईफोन मिल रहा है कि मैकबुक मिल रहा है। देखा है ऐसा वीडियो यूट्यूब में, बहुत मतलब आया आता है, वो रिकमेंडेशन में आता है मुझे तो ऐसा सब देखती हूँ मैं। तो ई वेस्ट जो है वो ई वेस्ट
ये सब में आता है। तो ई वेस्ट का अलग सा चीज रहता है, तो उसको भी हम लोग को मैनेज करना चाहिए, जितना कम यूज करो वही बेहतर है। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट। अभी जो हॉस्पिटल में आप तो मतलब चौक जाओगे, इतना ज्यादा वेस्ट निकलता है ना हॉस्पिटल में, इतना ज्यादा वेस्ट निकलता है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसमें हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको इंजेक्शन मारा, तो वही इंजेक्शन थोड़ी वो दूसरे पेशेंट में लगाएगा, अलग इंजेक्शन लगाएगा ना, तो उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। फिर साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन तो ही है ना, साउंड पोल्यूशन की तो कमी नहीं है हम लोग के इंडिया में, इतने ज्यादा फेस्टिवल, और हर एक फेस्टिवल में पूरा हम लोग का बैंड बाजा बारात चलता है। फेस्टिवल तो छोड़ो, शादियां इतनी होती है जिसमें एकदम बारात इतनी जोर जोर से पूरा चलता है हम लोग का टेप रिकॉर्डर। तो साउंड पोल्यूशन की तो कमी नहीं है जरा भी इंडिया में, राइट। फिर हम लोगों ने इसके बारे में, है ना, हम लोगों ने पेंग के बारे में, मोलाई पेंग के बारे में पूरा यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री देखा था इसके बारे में, है कि नहीं, याद है ना बच्चों को, याद है कि नहीं। तो इसके ऊपर आपको ना 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें इसके बारे में अच्छा अच्छा लिखने का है हम लोग को, ठीक है। तो इट इज ही इज द पर्सन जो मैनमेड फॉरेस्ट बना लिया था, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, वैसी एरिया में जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, उसने खुद से एक मैनमेड फॉरेस्ट बना लिया, राइट। तो मैनमेड फॉरेस्ट का मेन उसको है, जिससे उसको पद्मश्री भी मिला था गवर्नमेंट के तरफ से, बिकॉज ही वॉज डूइंग नेक्स्ट लेवल काम। तो बहुत ज्यादा उसने खुद एक एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट, खुद का एक नया फॉरेस्ट ही उसने बना लिया था। फिर यस, तो ये 3 मार्क का ना पूरा का पूरा ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पेंग। तो ये पूरा का हम लोग को अच्छे से एकदम बोल के आना है। तो ये दो स्लाइड्स थी ना, उसको ही मैंने समराइज किया है ये एक स्लाइड में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं थोड़ा अभी साइड में ही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये आता है पूरा का पूरा बड़ा आंसर कि क्या क्या आप सीख सकते हो फ्रॉम दिस पर्सन। नेक्स्ट, अभी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये 3 चीजों में हम लोग देखते हैं, एंड ये 3 मार्क का सवाल आया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ स्टेट करना है, नाम आपको याद होना चाहिए। इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। याद रहेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड लास्ट है हम लोग का इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सभी का जीन्स अलग है, राइट। जैसे कि ईच ह्यूमन बीइंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग सब एक ही स्पीशीज के हैं, मैं भी होमोसेपियंस, आप भी होमोसेपियंस, आपके बाजू वाला भी होमोसेपियंस, सब लोग होमोसेपियंस है, पर सभी का जेनेटिक चेंजेस अलग अलग है, राइट। जेनेटिक मेकअप सभी का अलग अलग है, जीन्स सभी के अलग अलग है, सो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अभी जो भी कुत्ते होंगे सभी का स्पीशीज सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेम स्पीशीज के हम लोग कुत्ते लेकर आए हैं, तो सभी का स्पीशीज सेम है, बट जेनेटिक तो डिफरेंस है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जहां पर स्पीशीज ही अलग है, जैसे कि कॉकरोच अलग है, अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है, अर्थवर्म अलग स्पीशीज से बिलोंग करता है, राइट। तो स्पीशीज ही जहां पर अलग हो, बटरफ्लाई, अभी बटरफ्लाई आपको लगता है एक ऑरेंज बटरफ्लाई, एक येलो बटरफ्लाई, पर दोनों का स्पीशीज ही अलग है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होता है। एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी का 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है, इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन द नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। 1 मार्कर क्वेश्चन, स्पीशीज डाइवर्सिटी याद रखना है, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है? इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। अभी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो है, जैसे कि कोई पानी में रहने वाले, तो दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अभी पानी में भी बहुत सारा वेराइटी है, कोई पॉन्ड वाला है, कोई लेक वाला है, कोई रिवर वाला है, कोई सी वाटर वाला है, तो सभी का अलग अलग इकोसिस्टम है। फिर कोई लैंड वाला, अभी लैंड में भी कितने सारे वेरिएशन, तो देर आर सर्टन डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग है ना, वो लैंड का इकोसिस्टम है, वैसे इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी कितने सारे वेराइटी है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व? तो इसमें आप देख सकते हैं 7 पॉइंट्स है, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी इतने सारे जो प्लांट्स है, डाइवर्सिटी हम लोगों ने जस्ट देखा, राइट।
एनिमल्स का भी इतना ज्यादा डाइवर्सिटी देखा, तो हम लोग कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हैं? तो हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व? तो प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको रेयर स्पीशीज को, और ये ऑलरेडी हम लोग रेयर स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि किस तरीके से हम लोग स्पीशीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही लगता है कि वो स्पीशीज बहुत पॉपुलेशन में कम है, तो इसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज या रेयर स्पीशीज। इसके लिए हम लोग को नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज भी बनानी चाहिए, और बन भी रही है, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, या रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ये सब क्या है? ये सब एक स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो वो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए है। तो वैसे बहुत सारे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एनिमल को लेते हैं या प्लांट को लेते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। फिर डिक्लेयर करना चाहिए किसी को बायो रिजर्व, जो कि एकदम सेफ स्पेस क्रिएट करे फॉर दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल के लिए, मतलब एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मतलब ये सारे हैं एनजीओज एंड बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी है। सेक्रेड ग्रूव्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड ग्रूव्स। अब नाम से समझिए, सेक्रेड, सेक्रेड मतलब क्या? सेक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है, सेक्रेड मतलब पवित्र। तो पवित्र जगह कंसिडर करते हैं, इसलिए वो जगह बचा के रखे हैं, दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स। अब जो बच्चे मतलब अगर आप हो मुंबई से तो आपको एक चीज तो पता होगी, ठीक है, एक चीज तो आपको, हाँ 9:45 को लेक्चर होगा होगा तो बहुत ज्यादा लेंदी है ये दोनों चैप्टर्स, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट सेक्रेड ग्रूव्स। तो सेक्रेड ग्रूव्स मतलब पवित्र जगह। अब वो जगह हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज उसमें भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान वहां पे नहीं होते ना, तो कब का वो पूरा का पूरा चीज गायब हो जाता। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्रेड ग्रूव्स। तो सेक्रेड ग्रूव्स जो होते हैं उसको कभी ना कभी ऐसे ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम, कोई गॉडेस या कोई गॉड या कोई ऐसी चीज थी वहां पर, इसलिए उसको नहीं छूना चाहिए। कभी कभी हॉरर भी उसमें डाल देते हैं कि अगर तू वो हवेली पे जाएगा ना तो फिर तेरे पीछे भूत गिरेगा, ठीक है, तो इसके लिए वहां पे जा ही मत, इसलिए वो चीज को टच ही मत करो। तो ये सब चीज ज्वाइन की जाती है जिससे कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करता कि वहां पे वो पहाड़ तोड़ दे या वहां पे वो जो बना हुआ है फॉरेस्ट उसको तोड़ दे, ठीक है, क्योंकि सबको डर लगता है या सबको ऐसे लगता है कि यार इतना पंगा, मतलब भगवान से तो पंगा हमको नहीं लेना है ना, या कोई आत्मा से तो पंगा नहीं लेना है। तो फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रूव। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन कि व्हाट इज सेक्रेड ग्रूव। तो सेक्रेड ग्रूव का डेफिनेशन याद रखना है। तो सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ कहाँ पर है, कुछ ऐसे हम लोग को याद रखने हैं, ठीक है। सेंचुरीज है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये आप लोग याद रखना। दीज क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स बट इन द एंटायर कंट्री। तो सेक्रेड ग्रूव्स हम लोग को एग्जाम्पल दिया है टोटल 3, है ना, टोटल 3 एग्जाम्पल्स दिया है। वैसे तो कितने सारे हैं, 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स है, पर हम लोग को जो याद रखना है दैट इज वेस्टर्न घाट्स का, वेस्टर्न घाट याद रहेगा। तो वेस्टर्न घाट्स है एंड इसमें बहुत सारे इंडिया में तो सेक्रेड ग्रूव्स है, पर हम लोग को कुछ ऐसे याद रखने हैं वेस्टर्न घाट्स। अभी माय रोल इन दी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में तुम लोग क्या मतलब दे सकते हो, ऐसे योगदान क्या दे सकते हो, एनवायरमेंट में क्या क्या योगदान दे सकते हो आप लोग? 3 R कर सकते हैं, रिसाइकल, रीयूज, है ना, रिसाइकल, रीयूज, ये सब कुछ कर सकते हो जिससे आप लोग वेस्ट ही कम करो। अवेयरनेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन में खुद को थोड़ा रोको, कंट्रोल करो, कंजर्व करो, कंजर्व करना सीखना चाहिए। जैसे कि पानी हमको देखने का कि लीकेज हो रहा है क्या, तो बंद कर देना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर देयर आर सर्टेन हॉटस्पॉट्स। अभी हॉटस्पॉट्स क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन विद हाई नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। प्लांट एंड एनिमल्स जहाँ पे ज्यादा है नेचुरली, तो उसको ना ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन मिलता है।
जिससे प्रॉपरली वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हम लोग के पास 3 एग्जाम्पल्स है, यस इसके 3 एग्जाम्पल्स है। एक तो वेस्टर्न घाट्स याद रखना है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको, तो इसमें सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल आएगा। तो वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल याद रखना है हमको, जिसमें इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ अवर कंट्री, तो वेस्टर्न घाट एक हो गया, फिर दूसरा है एशियाटिक लायन के लिए, उसको भी हम लोगों ने उसमें रखा है एंडेंजर्ड में। मानस सेंचुरी है, सुंदरबन सेंचुरी है, राइट। तो ऐसे 3 हम लोग को याद रखने, एक वेस्टर्न घाट्स है, मानस सेंचुरी एंड सुंदरबन सेंचुरी, ये 3 हम लोग को याद रखने हैं। ओके, सुंदरबन सेंचुरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। मानस सेंचुरी है आसाम में, और वो जो वेस्टर्न घाट है वो तो वेस्टर्न घाट में ही है ना। चलो नेक्स्ट, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो सबसे पहला होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, फिर होता है रेयर स्पीशीज। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि नेम एनी 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या बोलोगे? नेम एनी 2 एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन। फिर रेयर स्पीशीज के 2 एग्जाम्पल बोलो, तो रेड पैंडा एंड मस्क डियर। फिर वल्नरेबल स्पीशीज के बोलो, तो लायन एंड टाइगर। तो लायन एंड टाइगर बिलोंग टू वल्नरेबल स्पीशीज। आपको कभी कभी मैथ द फॉलोइंग में भी पूछ लेंगे कि वल्नरेबल स्पीशीज एक साइड और लायन टाइगर एक साइड, तो क्या बोलोगे तभी? लायन टाइगर क्या है? वल्नरेबल स्पीशीज है। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज में जाइंट स्क्विरल, ठीक है, ये याद रखना, दैट इज शेक्रू। तो ये है हम लोग के कुछ डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वल्नरेबल एंड इनडिटर्मिनेट के हम लोग को डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स याद होने चाहिए। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक, तो हम लोग को ज्यादा उसको फोकस में लाना है। फिर इसमें क्या है? इट इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड, रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज मतलब वैसे। फिर और अगर वल्नरेबल है तो एक्सट्रीमली लेस है, मतलब एंडेंजर्ड तो भी नॉर्मल हो गया, पर रेयर मतलब और कम, मतलब फिर वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब और कम। फिर एकदम ही लास्ट स्टेज दैट इज इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, जिसमें आपको इतना नहीं पता चलता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स अपीयर टू बी एंडेंजर्ड बट सम बिहेवियरल हैबिट्स, मतलब उनका समझ में नहीं आता कि वो लोग गुम हो गए हैं कि दिख नहीं रहे कि उनका पॉपुलेशन कम हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, दैट इज शेक्रू। अब ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आया हुआ है, पीवाईक्यू में। हम लोग अभी आगे जाके पीवाईक्यूज देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी आया हुआ है। आपको क्या पूछा था कि जो IUCN है, दैट इज, हाँ, IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो IUCN का फुल फॉर्म करके जाना, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखेंगे, ठीक है। IUCN का क्या है फुल फॉर्म? एवरीवन इन द चैट बॉक्स फिर से रिपीट करो, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। अब ये IUCN ना एक लिस्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेड लिस्ट। अब ये रेड लिस्ट में क्या क्या रहता है? इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम रहता है। तो इसमें ना जो पिंक पेजेस रहेंगे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज के हैं, एंड ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रिटेंडली सेफ स्पीशीज। अभी रेड लिस्ट मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज, आप याद रखो, ठीक है। अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी 2 कैटेगरीज है कि अभी एंडेंजर्ड है तो पिंक में, जो पहले एंडेंजर्ड थे पर अभी अभी सेफ हो गए, ठीक है, सेफ जोन में आ गए क्योंकि उनका नंबर बढ़ गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रीन पेजेस। तो ग्रीन पेजेस से जो लिखा हुआ है दैट इज पहले एंडेंजर्ड थे पर अभी ठीक ठाक हो गए, और जो अभी भी एंडेंजर्ड है दैट इज रिटन इन द पिंक पेजेस, और ये किस में होता है? रेड लिस्ट में होता है। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पर मैं आपको फटाफट से पहले पीवाईक्यूज दिखा देती हूँ, कुछ ही है पीवाईक्यूज। ओके, देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप एक बार नजर घुमा लीजिए। तो इसमें क्या क्या है? राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन अ फूड चेन, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स आर प्रेजेंट एट डैश। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स कौन से में आएंगे?
वो कहां पर आएंगे, दीज आर प्रोड्यूसर्स, राइट। याद रह रहा है, मतलब आप क्वेश्चंस एक बार देखो तब समझ में आएगा। फिर जेनेटिक चेंजेस अकर ड्यू टू डैश पोल्यूशन, जेनेटिक चेंजेस हम लोगों ने किस में देखा, जीन्स में कभी अफेक्ट होता है जब रेडिएशन आते हैं, राइट। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इसमें हुआ है। फिर विद सेंचुरी इन आसाम, अभी आसाम में मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट पहले सिखाया है कि आसाम में कौन सी सेंचुरी है। चलो इसको अगर मैं हटा भी दूं ना, अगर मैं नहीं दिखाऊं तो भी आपको आना चाहिए। आसाम में कौन सी सेंचुरी है, मानस सेंचुरी है, राइट। तो इसमें देखो ऑप्शंस में मानस सेंचुरी दिया गया है। फिर जाइंट स्क्विरल, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। जाइंट स्क्विरल किसका एग्जाम्पल था, इनडिटर्मिनेट, राइट, जो समझता नहीं है कि वो एंडेंजर्ड है कि नहीं एंडेंजर्ड है। फिर एपेक्स कंज्यूमर कौन है, एपेक्स कंज्यूमर में हम लोगों ने क्या देखा था, हॉक या तो ईगल, तो इसमें ऑप्शंस में ईगल दिया है तो ईगल करके आ जाएंगे। फिर वेस्टर्न घाट्स का अगर एशियाटिक लायन है तो सुंदरबन का कौन है, सुंदरबन का टाइगर है, राइट, एंडेंजर्ड स्पीशीज में, मतलब उसका मेन एनिमल कौन है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसका मैंने आपको साल याद रखने के लिए बोला था, यस और नो, याद करो, याद करो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसमें आंसर नहीं दिया ना, लकीली आंसर नहीं दिया, तो भी टेस्ट हो सकता है आप लोग का। 2023 का क्वेश्चन है, 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया। चलिए थोड़ा दिमाग को जोर लगाइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, मैंने आपको दोनों के साल रिमेंबर करने के लिए बोले थे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किधर हुआ था, कौन से साल पे, 1980, दैट इज ऑप्शन बी, 1980 में हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अगर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट बोलू तो इट इज 1986, तो 1980 एंड 1986 ये साल याद रखने हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स, तो सिंबल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप सिंबल्स के रिलेटेड करके जाना, ठीक है। टेक्स्ट बुक अभी के अभी खुला रख के आप लोग थोड़ा सिंबल्स के ऊपर भी देख लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। फिर ये चार्ट हम लोगों ने लेक्चर में ही कर लिया था, फिर से देखो ये सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चंस दिया है, सिंबल एक बार करके जाना, गो थ्रू करके जाना। फिर वो इंसान जो मैनमेड फॉरेस्ट बनाया था, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये मैंने आपको एज इट इज स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवाया है, लेक्चर में ही बोला था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये एज इट इज देखो, ये 2 मार्क का सवाल है, 4 पॉइंट्स लिखोगे तो भी बस हो गया। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट, ये भी हम लोगों ने किया, उसके भी 6 पॉइंट्स दिए हैं। उसमें से अगर देखो ये 3 मार्क का है तो यस 6 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, ये भी 2023 का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अच्छे से करके जाना। एडवर्स इफेक्ट देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस इन द ह्यूमन बॉडी, रेडिएशंस के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आया है। फिर रेड लिस्ट, इसका बोल सकते हैं रेड लिस्ट कौन सा कलर और कौन सा कलर, ये मार्च 2024 का सवाल है। चलो इसका आंसर बोलो। रेड लिस्ट में 2 तरीके के पेजेस होते हैं, एक कलर और दूसरा कलर, कौन सा कलर है ये, कौन से कलर, एक तो होता है, वेरी गुड वेरी गुड, एक तो होता है पिंक कलर, पिंक पेजेस, और दूसरा होता है ग्रीन पेजेस। पिंक पेजेस में वैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो अभी भी एंडेंजर्ड है, राइट, अभी भी खतरे में है, और ग्रीन वाले में वैसे एनिमल्स रहेंगे एंडेंजर्ड जो पहले एंडेंजर्ड थे पर अभी सेफ हो गए हैं, अभी एंडेंजर्ड नहीं है, राइट। तो एक पिंक कलर और दूसरा ग्रीन कलर। बस तो फिर आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक दिस सेशन। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और कमेंट करना भूल जाते हो, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। यहाँ पर 600 पब्लिक अभी तक है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। अभी 600 पब्लिक है तो मुझे एटलीस्ट 600 कमेंट्स तो चाहिए कमेंट सेक्शन में, इतना कर सकते हैं हम लोग। अगर कंटिन्यू आप लोग के लिए मैं मतलब नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, बिकॉज साइंस 2 में हमको नॉन स्टॉप बोलना है, देयर इज नो स्टॉपिंग, राइट। हम लोग ऐसे बीच में रुक नहीं सकते हैं, नॉन स्टॉप हम लोग ने किया। आप लोग इतना तो कर सकते हो, 1 कमेंट या 2 कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी के अभी मैं अभी लेक्चर बंद करूंगी, आप लोग आज के सेशन में रेड हार्ट्स बना देंगे, ठीक है। तो 5-5 रेड हार्ट्स एक बच्चा बनाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन, आप लोगों को 600 कमेंट्स तो करने ही करने हैं, खुद के मन से करो, ओके। सो थैंक यू सो मच, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय एवरीवन, गुड नाइट।